नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माइंडब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स माइंडब्रेन्स के साथ न सिर्फ अपने स्कूल एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं आप, बल्कि बोर्ड एग्जामिनेशंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं, वो भी निःशुल्क। हमारे सारे लेक्चर्स और वीडियोस आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से या फिर हमारी वेबसाइट से और हमारी ऐप से भी। इन तीनों में से किसी भी माध्यम को कितने भी दिनों तक यूज करने के लिए आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं पड़ती है, सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए भी माइंडब्रेन्स आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है, जिसके लिए अब हम लेके आए हैं आपके लिए स्पेशल लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस को टारगेट करते हुए बनाई गई है। अगले आई थिंक 2 घंटे के अंदर अंदर आपका एक चैप्टर इजीली रिवाइज हो जाएगा और फटाफट आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप बोर्ड्स के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का पहला चैप्टर रियल नंबर्स। इसके बाद के सारे चैप्टर्स आने वाले सेशंस में कवर किए जाएंगे, तो आप प्लीज इसकी प्लेलिस्ट को सेव कर लेना, क्योंकि बहुत काम आएगा आपको अभी एग्जाम्स में। ठीक है, चलिए, बात सही लगी, आइडिया अच्छा लगा, नीचे देखो वहां पे एक लाइक का बटन है, उसको थोड़ा सा हल्का सा दबा दो। क्या अगर वो आप प्रेस कर दोगे ना, तो हमारे अंदर का मोटिवेशन प्रेस हो जाता है, फिर हम और अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा पाते हैं। चलिए, पहले फटाफट कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लेते हैं कि एक्चुअली इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके काम आ सकते हैं एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए। चलिए, सबसे पहले जो यहां पे आपको रिवाइज करना है, बेसिकली ऐसी नहीं है कि रिवाइज करना है, वो इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि यहां पे पढ़ाए जाने वाले बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप पहले ही बचपन में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने प्राइम नंबर्स के बारे में बचपन में पढ़ा है। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, एक बार डेफिनेशन रिपीट कर दो मेरे साथ। तो देखो, ऐसे नंबर्स जिनके क्या होते हैं, जिनके नो फैक्टर्स अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ये बेसिकली एक अच्छा तरीका हो गया लिखने का कि प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, पर एक्चुअल जो हमें कॉन्सेप्ट पता है वो क्या कहता है, ऐसे नंबर्स जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और दूसरा वो नंबर स्वयं, उनके अलावा कोई और फैक्टर नहीं होता। यहां पे देखो लिखा है नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। नंबर को छोड़ के और 1 को छोड़ के कोई और फैक्टर नहीं होता, तो आप उसे प्राइम नंबर डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। 1 ना प्राइम है ना कंपोजिट है, ये आपको सदैव ध्यान रखना है। अब जो दूसरा शब्द मैंने कहा, वो मैंने कहा कंपोजिट नंबर्स के बारे में। तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका एटलीस्ट एक फैक्टर होता है अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अब 1 एंड नंबर इटसेल्फ को छोड़ के कम से कम एक फैक्टर, तो अगर मैं ऐसे गिनूं तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ को छोड़ के कम से कम एक फैक्टर, मतलब 3 फैक्टर्स तो होने चाहिए मिनिमम। तो इनके 3 और मोर फैक्टर्स ठीक है, इनको आप कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। यहां पे केवल 2 फैक्टर्स, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ। वेरी क्लियर, ठीक है। चलिए, अब ये तो हो गए प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। अब इन्हीं के मौसी के लड़के हैं जो कि हैं को प्राइम नंबर, जो कि आपको यहां पे पहली बार शायद सुनने को मिलेंगे कक्षा 10वीं में। इसके पहले इनका इतना नाम आपने नहीं सुना होगा। अब को प्राइम में देखो डिफरेंस क्या को प्राइम नंबर्स होते हैं, बेसिकली ये एक पेयर ऑफ नंबर्स होता है, यानी 2 नंबर्स का समूह होता है। तो अगर 2 नंबर्स का समूह है तो उनके बीच की कोई बात होगी। अब उनके बीच की बात क्या है? उनके बीच की बात यह है कि विच डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। इंपॉर्टेंट पार्ट यह है कि इसमें कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1। ऐसे 2 नंबर्स जिनके बीच में 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब वो एक दूसरे को केवल 1 के माध्यम से जानते हैं कि भैया हम दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, उसके अलावा हमारे बीच कोई और दोस्ती नहीं हो सकती, तो वो हो जाएंगे कोप्राइम नंबर्स। क्लियर है? चलिए, अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ये, इफ अ नंबर डिवाइड्स एनी नंबर एग्जैक्टली
द नंबर विच डिवाइड्स इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ द नंबर दैट हैज बीन डिवाइडेड। ये बेसिक फंडा है जो कि आपको पहले से पता है, बस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है तो हमें कुछ नया लग रहा है। ये कह रहे हैं स्टेटमेंट के माध्यम से, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूर्णतः डिवाइड करता है, उदाहरण के तौर पे 2 जो है वो 6 को डिवाइड करता है, 3 जो है वो 12 को डिवाइड करता है, उसके बाद 21 जो है वो डिवाइड होता है 7 से। तो अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर को पूर्णतः डिवाइड कर दे, देखो लिखा है एग्जैक्टली, मतलब विदाउट लीविंग रिमाइंडर, तो जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो नंबर जिसको डिवाइड कर रहा है उसका फैक्टर होता है। ये क्लियर हो गया। जैसे यहां पे 2 6 का फैक्टर है, 3 12 का फैक्टर है, 7 21 का फैक्टर है। ठीक है, वन ऑफ द फैक्टर्स, नॉट एग्जैक्टली द ओनली फैक्टर। 21 के और भी फैक्टर्स होंगे पर उनमें से एक 7 भी होगा। तो बेसिकली इस स्टेटमेंट का जो हमारे पास प्रैक्टिकल मीनिंग है वो यही आता है कि अगर कोई नंबर किसी गिवन नंबर का फैक्टर है तो वो उसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ये बात आपको पहले से पता है, बस यहां थोड़ा सा उसको रिवाइज करवाया गया है। ठीक है, चलिए फैक्टर ट्री क्या होता है? फैक्टर ट्री बेसिकली एक चेन ऑफ फैक्टर्स होता है विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ ट्री। आपने फैमिली ट्री बनाया होगा बचपन में, है कि नहीं, जहां पे आप एक दूसरे से कनेक्शन दिखाते हैं। ठीक वैसे ही फैक्टर ट्री बताता है कि किसी नंबर का उसके फैक्टर्स के साथ क्या कनेक्शन है। उदाहरण के तौर पे यदि मैं 12 के फैक्टर ट्री बनाऊं तो देखो 2 into 6 देन 6 is 2 into 3। अब फैक्टर ट्री में क्या होता है, जो लास्ट नंबर जहां पे वो खत्म होता है वहां पे प्राइम फैक्टर्स आने चाहिए। तो किस तरीके से आपस में इनका जुड़ाव है उसे आप कहते हैं फैक्टर ट्री। जैसे यहां पे मैंने 12 को देखा कि ठीक है, देखो 12 का फैक्टर 2 भी है 6 भी है, लेकिन कैसे, तो वो फैक्टर ट्री के माध्यम समझ में आया। ठीक है, फिर 6 का फैक्टर 2 और 3 है, तो कैसे, तो वो भी आपको यहां पे देखने को मिला। ठीक है, चलिए ये क्लियर हो गया। हाँ जी सर। अब यहां देखो इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे आ रही है वो ये आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या कहती है ये थ्योरम, पहले हम इसको समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ये थ्योरम कहती है आपसे, स्टेट्स दैट, क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, तो यहां कंपोजिट नंबर की बात चल रही है। एवरी मतलब हर कंपोजिट नंबर को कैन बी रिटन, हर कंपोजिट नंबर को रिटन या मैथमेटिकली कहें तो फैक्टराइज करते हैं जब आप इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब अगर आप किसी कंपोजिट नंबर को इस तरीके से तोड़ रहे हैं कि उसके प्राइम फैक्टर्स ही दिखाई दे, या मैं यूं कहूं कि उसको आप अपने प्राइम फैक्टर्स के रूप में ही, मल्टीप्लिकेशन के रूप में ही शो करें। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 12। अब अगर मैं 12 को उसके फैक्टर्स के रूप में लिखना स्टार्ट करूं तो एक हो जाएगा 1 into 12, एक हो जाएगा 2 into 6, एक हो जाएगा 3 into 4 और एक हो जाएगा 2 into 2 into 3। तो ये वाली थ्योरम कहती है कि अगर आप उसको केवल प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो मतलब ये वाला केस जहां पे आपके जो फैक्टर्स होंगे वो प्राइम नंबर होंगे। तो यहां पे देखो 6 प्राइम नहीं है, 4 प्राइम नहीं है, 12 प्राइम नहीं है। तो इस फैक्टर वाले केस को हटा के केवल उसी केस पे फोकस करना है जहां पे आपका कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में एक्सप्रेस हो रहा है। वहां पे उस केस में जो आपका फैक्टराइजेशन होगा, मतलब जो फैक्टर्स वहां पे आएंगे प्राइम फैक्टर्स, वो यूनिक होगा। ठीक है, अब यहीं पे देख लो, आप में से कुछ लोग क्या बोलोगे कि सर इसी 12 को मैं 2 into 3 into 2 भी तो लिख सकता हूं, दोनों में फर्क नहीं है क्या? वहां 3 थर्ड पोजीशन पे, यहां सेकंड पे आ गया। तो आपके इसी जो आपका ये आर्ग्यूमेंट है उसी का देखो जवाब दिया यहां पे, अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। मतलब
ऑर्डर चेंज करने से। अब एक बात बताओ, फैमिली फोटो में यहां पे मान लीजिए ये जो खड़े हैं ये अंकल हैं, मतलब पिताजी हैं आपके, ठीक है, इधर आप हैं, इधर आपके सिबलिंग हैं और इधर आपकी माता जी हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये भी फैमिली फोटो है। और अगर माता पिता चाह रहे हैं कि वो सेंटर में आ जाएं, ठीक है, और आप दोनों, आप जो सिबलिंग्स हैं दोनों या एक जो भी हैं जितने भी हैं वो साइड में आ जाएं, तो क्या फैमिली चेंज हो जाएगी? नहीं सर। तो उन्होंने वही कहा है कि ऑर्डर को मद्देनजर ना रखते हुए, ठीक है, मतलब चेंज ऑफ ऑर्डर को आप ये कहें कि नया तरीका है, यूनिक नहीं है, तो उस बात को साइड में करते हुए अगर आप सोचे कि इन द एंड यहां मल्टीप्लीकेशन 2 2 और 3 का हो रहा है, यहां भी मल्टीप्लीकेशन 2 2 और 3 का हो रहा है, बस आपने 3 पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 2 बाद में किया, तो अगर उस बात को छोड़ दिया जाए तो ये फैक्टराइजेशन यूनिक होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिक फैक्टराइजेशन थ्योरम। मतलब हर कंपोजिट नंबर का कुल मिला के, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल भाषा में समझाऊं तो हर कंपोजिट नंबर का एक यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है जिसमें उसको एक्सप्रेस किया जाता है। ये किसी से और से मैच कभी नहीं हो सकता। अब ये क्यों जरूरी है? क्योंकि हर नंबर की एक यूनिक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होना जरूरी है, तभी हम उस नंबर को यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर वो नंबर किसी से मैच खा जाएगा तो फिर कंफ्यूजन होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और इनको पता था कि ये वाली थ्योरम आजकल के बच्चे पढ़ेंगे, इसलिए अलग से एक लाइन में मेंशन कर दिया है कि भैया ऑर्डर पे नहीं जाना है। मतलब मैं 12 को 2 3 2 लिखूं मल्टीप्लिकेशन में या 2 2 3 लिखूं, बात बराबर ही है। प्राइम फैक्टर्स तो वही रहेंगे कि 2 2 है और 1 3 है। आप पैटर्न को कितना भी चेंज कर लीजिए, आप पहले 3 लिख लीजिए, दोनों 2 बाद में लिख दो, कुल मिला के मल्टीप्लीकेशन किसका हो रहा है? 2 2 का और 1 3 का, ठीक है। ये क्लियर है, समझ में आ गया? जी सर। चलिए अब इसके बाद आपको जो पढ़ना है इंपॉर्टेंट चीज वो है HCF और LCM। वो आप बचपन में पहले ही पढ़ चुके हैं। यहां पे जो नया आपको देखने को मिलता है वो आपको ये देखने को मिलता है कि दो नंबर्स, ठीक है, और उनके दो नंबर्स, मान लो यहां पे हमने लिखा A और B, और उनके HCF और LCM के बीच की रिश्तेदारी क्या होगी। एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है जिसके दो रिजल्ट आपको यहां पे दिख रहे हैं, वो हम आपको भी समझाएंगे, ठीक है। अच्छा, यूनिकनेस इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है, वो मैं आपको बता दूं कि जब आप HCF और LCM निकालते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? इसीलिए HCF और फैक्टर्स का यूनिक होना जरूरी है, वरना HCF और LCM में गलती हो जाएगी, ठीक है। चलिए यहां देखिए क्या कहता है ये रिश्तेदारी। ये रिश्तेदारी कहती है कि अगर दो नंबर्स का HCF और LCM हम निकाल लें और उनको फिर मल्टीप्लाई करें, ध्यान से सुनना, दो नंबर का HCF और LCM हम निकाल लें और उनको मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लिकेशन करने पे वो जो हमारे गिवन नंबर्स हैं जिनका HCF और LCM हमने निकाला था उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। एक बार फिर से, यदि आप दो नंबर्स का HCF और LCM निकाल रहे हैं तो उनका HCF और LCM निकालने पे जो रिजल्ट आया उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आता है वो हमारी गिवन संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आता है। यही मूलतः स्टेटमेंट है जिससे यहां पे आपको ये दो रिजल्ट मिलते हैं कि अगर आपको HCF निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपके गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट को LCM से डिवाइड कर देंगे अगर आपको HCF निकालना है तो, ठीक है ना। वहां पे LCM मल्टीप्लिकेशन में था, साइड चेंज करेगा तो डिवीजन में आ जाएगा, और वाइस वर्सा। अगर आपको LCM निकालना है तो आपको गिवन संख्याओं के मल्टीप्लिकेशन के को HCF से डिवाइड करना पड़ेगा। ये जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये दो नंबर में आ जाएगा, ठीक है। तो 2 मार्क का एक क्वेश्चन यहां से आने के पूरे चांसेस हैं, और बाकी MCQ में भी इसके आने के चांसेस अच्छे खासे हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम मेहनत में एक अच्छा MCQ बन जाता है
कि 3 वैल्यू आपको दे देंगे, बाकी एक आपको निकालनी पड़ेगी। अगर कल को स्टैंडर्ड पेपर में लेवल हाई करना हुआ सीबीएसई को, तो वो क्या करेंगे, वो आपको सीधे नंबर्स की जानकारी नहीं देंगे, बल्कि नंबर्स के बीच में एक और रिश्तेदारी दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दे देंगे कि दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे 4 आता है, या फिर जो पहला नंबर है वो दूसरे नंबर का डबल है। इस तरीके की बातें आपको बताकर यहां पे इक्वेशन फॉर्म करने को मजबूर करेंगे, जिसको सॉल्व करके आप आसानी से अपना आंसर बता सकते हैं। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे। और अगर आपने हमें कंसिस्टेंटली फॉलो किया है तो आपको पता होगा कि हमने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चलाई थी, उसमें जब हमने रियल नंबर चैप्टर को कवर किया है तो ये वाले क्वेश्चंस कराए हैं। नहीं देखा है तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो, लिंक में आपको मिल जाएगी वो सारी सीरीज, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ही पता है कितने इंपॉर्टेंट है। चलिए, उसके बाद आपको थोड़ा सा रिवाइज करना था रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स के बारे में, ठीक है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि p बाय क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाते हैं, जहां पे p और q इंटीजर्स हैं और q नॉट इक्वल टू 0 है। इसमें एक कंडीशन जो थोड़ी सी मतलब कहीं लिखी नहीं जाती पर बहुत अच्छे से फॉलो होती है, वो ये कि p और q दोनों कोप्राइम होने चाहिए। तो आपने जो कोप्राइम वाली चीज पढ़ी है वो यहीं पे अप्लाई होती है कि p और q दोनों क्या होने चाहिए, कोप्राइम होने चाहिए, ठीक है। अब यहां समझो, व्हाट आर इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स खुद की कोई परिभाषा लेके नहीं जन्म हुआ है उनका। इरैशनल नंबर्स की सीधी परिभाषा है कि जो रैशनल नहीं है वो इरैशनल है। इसलिए जब आप डेफिनेशन भी देखते हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है, नंबर्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस, जो रैशनल नंबर्स के रूप में एक्सप्रेस नहीं हो सकते वो इरैशनल है। तो बस उन्होंने उसी को एक्सपैंड कर दिया, कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, इंटीजर्स q नॉट इक्वल टू 0, p कॉमा q कोप्राइम। जो ये सारी कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन पूरी नहीं कर पाया, ये ध्यान रखना भाई। देखो, रैशनल नंबर होने के लिए 1 2 3 4 चारों कंडीशन पूरी होनी चाहिए, जबकि इरैशनल बनने के लिए एक ही कंडीशन काफी है। इट इज जस्ट लाइक कि एक ही गलती काफी है आपको कोई भी टैग देने के लिए लोगों द्वारा, होता है कि नहीं। आपसे एक गलत मैसेज चला जाए, आपसे एक बार कभी एग्जाम में कुछ गलत हो जाए, तो फिर आपको टीचर उसी पे सुनाते रहते हैं कि इसको तो 10, इसको तो 5 का टेबल नहीं आता। या फिर अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को बोल दिया कुछ, तो वो बोलते हैं ये तो यही बोलते रहता है ना, ऐसा होता है ना। पर कोई बात नहीं, दिल पे लेने की बात नहीं है, लोगों की आदत होती है। हम अपना आगे बढ़ते जाएंगे। चलो, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम जो कि यहां पे आपको पता होनी चाहिए, वो ये जो कि आपको आगे हेल्प करने वाली है। थ्योरम कहती है कि अगर p एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और a एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो यदि एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ध्यान से सुनना, यदि एक प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इस बात की पूरी पूरी गारंटी है कि वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति आपके पिताजी का दोस्त है, ठीक है, और वह व्यक्ति आपको किसी पान की दुकान के बाहर देख ले, तो इस बात की पूरी पूरी गारंटी है कि वो आपकी बात, कि आप यहां पे खड़े थे पान की दुकान पे, ये बात आपके पिताजी को बताएगा, हाँ कि ना, होता है कि नहीं। तो जब ठीक वैसे यहां पे मान लो लॉजिक के तौर पे कि अगर p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है, मतलब अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। इज दिस क्लियर? जी सर, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। ऐसे भी देख सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पे, सॉरी, कि अगर स्कूल में आप गए, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, और टीचर ने आपसे ज्यादा पढ़ने वाले विद्यार्थी की शिकायत उसके पेरेंट्स से करी है कि ये लड़का तो पढ़ता ही नहीं है, जो आपसे ज्यादा पढ़ता है, आपका डबल पढ़ाई करता है, उसकी शिकायत कर दी कि ये पढ़ता नहीं है आपके सामने ही, तो क्या आपको लग रहा है कि आपकी शिकायत नहीं होगी? बिल्कुल होगी सर। तो ठीक वैसे यहां पे कि अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। अब यहां पे देखो, यहां पे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो कि हमारी एक्सरसाइज 1.2 से स्टार्ट होते हैं,
जो कि हमारे बहुत काम आने वाले हैं। देखो एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन क्या है आपका 1.2 में, कि आपको इन सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस करना है। ऐसे क्वेश्चन के बोर्ड में आने के चांसेस बहुत मिनिमल हैं, पर अगर आता है तो क्या करोगे, आपने बचपन में पढ़ा है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल 7429 ये नंबर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो आप वहां पे छोटे से छोटा फैक्टर से शुरू करते हुए इसको आसानी से फैक्टराइज कर दोगे। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो जाएगा। चलिए, हालांकि ऐसे क्वेश्चन में के बोर्ड के आने के चांसेस कम हैं। हाँ देखो भी यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अवश्य करनी है, जहां पे आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है, फिर वेरीफाई भी करना है कि क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ करने पे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के बराबर आता है या फिर नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर मैं एक क्वेश्चन कर दूं आपके लिए कि 510 एंड 92 इन दोनों के बीच में मुझे चेक करना है कि इनका एचसीएफ एलसीएम क्या होगा, और फिर क्या इनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने पे हमारे गिवन नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आता है या फिर नहीं। चलिए, तो सबसे पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, तो इनके फैक्टर्स चाहिए। 510 के फैक्टर्स यदि आप देखोगे तो मैं गया रफवर्क में, 510 को सबसे पहले मैंने 2 से डिवाइड किया, क्योंकि सबसे छोटा फैक्टर वही होगा। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, और कितना हो जाएगा सर, फिर से 2 5 जा 10, 255, 5 और 5 10 और 2 12, 3 से जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 8 5 13, ये तो 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो यहां पे हमारा 210 आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ये हो गए प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, चलिए ये रफवर्क में था तो इसको मैंने गायब कर दिया। इसके बाद आया 92, अब उसको देखिए, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 से किया तो ये हो गया 23। तो यहां पे आपका 92 के फैक्टर्स हो गए 2 इंटू कितना, 2 इंटू 23। अब नियम कहता है कि एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो हमारा एचसीएफ आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज आई थिंक ओनली 2, तो वही आएगा हमारा एचसीएफ। वेरी गुड। एलसीएम जब हम निकालेंगे तो जो कॉमन फैक्टर है वो तो एक बार लेंगे, लेकिन जो कॉमन नहीं उन सबको लिया जाएगा, तो एक बार 2, एक दूसरी बार 2, एक बार 3, एक बार 5, एक बार 17 और एक बार 23। इन सब को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो हमारा एलसीएम होगा। क्लियर है ये? जी सर। उसके बाद फिर हम ये प्रयास करेंगे कि क्या वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, तो देखो वेरिफिकेशन के दो हिस्से, एक एलएचएस और दूसरा आरएचएस। एलएचएस में हो जाएगा आपका एचसीएफ इंटू एलसीएम करने पे कितना आ रहा है, और आरएचएस में हो जाएगा आपका कि ए इंटू बी करने पे कितना आ रहा है। चलो फटाफट बताओ, पहले एलसीएम कितना आया, तो ये आया मल्टीप्लाई करने पे 23,460। बिल्कुल ठीक कहा सर आपने। अब अगर हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे तो एलएचएस वेरिफिकेशन का नियम क्या है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम शुड बी इक्वल टू ए इंटू बी। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम करने पे कितना, तो सर वो हो जाएगा 2 इंटू 23,460, जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा कितना सर, हमको मिलेगा यहाँ पे देखेंगे तो 46,920 है ना। और नीचे अगर मैं ए इंटू बी करूंगा तो वहां पे भी आएगा 510 इंटू 92। इनको भी आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 46,920। क्लियर है? अब आप क्या लिखोगे, LHS इज इक्वल टू RHS, दैट इज HCF इंटू LCM इक्वल्स टू A इंटू B, हेंस वेरीफाइड। इज दिस क्लियर? जी सर। कहीं कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। एग्जाम में सर क्या ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे? ऐसे भी आ सकते हैं, या फिर अगर मैं आपको एडिशनल वे में बताऊं तो ऐसा हो जाएगा कि जैसे आपको दे देंगे कि LCM है 23,460, HCF है 2 और इन दोनों में से एक नंबर है 510, तो दूसरा नंबर पता लगाइए कितना होगा। प्रोसेस इसमें क्या करोगे, इसमें आप फिर
HCF इंटू LCM इक्वल टू A इंटू B में जो जो जानकारी आपको पता है वो रख दोगे और जो नहीं पता है उसकी जगह पे कुछ अननोन रख दोगे x या y और फिर सॉल्व करके निकाल लोगे। क्लियर? जी सर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं यहां पे क्या एक्सरसाइज का है। तो वो कह रहा है कि आपको यहां पे LCM और HCF निकालना है, पर दो नंबर्स नहीं, तीन का यहां पे ग्रुप है। पहली चीज, अच्छा इनका खाली HCF और LCM निकालना है, ये कहीं नहीं लिखा है कि इसको वेरीफाई करो। तो मतलब यहां पे एक बात क्लियर है कि ये जो रूल हमने पढ़ा है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर 2 नंबर्स वाला केस। 3 नंबर्स वाले केस में ऐसा कुछ एप्लीकेबल नहीं है। इनका HCF और LCM जैसे आप बचपन से निकालते आ रहे हैं कक्षा 6वीं 7वीं से, वैसे ही निकालेंगे। तो ऐसे सवाल का भी आने के चांसेस कम है, आपको पता ही है। चलिए अब यहां देखिए, ये देखो ये है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में कि गिवन दैट दो नंबर्स हैं 306 और 657। लिखने का तरीका अलग है, डायरेक्टली नहीं दिया है कि भैया 306 और 657 दो नंबर्स हैं, पर लिखा ऐसे है कि इन दोनों का HCF, तो मतलब इनमें से एक हो जाएगा A, दूसरा B और उनका HCF दिया है आपको 9। तो बताइए LCM कितना होगा। इस सवाल को हम सीधे सीधे सॉल्व करेंगे। कैसे? ऐसे कि भैया HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। ठीक है, अब HCF की जगह क्या आ जाएगा? HCF की जगह आ जाएगा 9, LCM आपको फाइंड करना है तो उसको X मान लो, और ये जो दो नंबर्स हैं जो कि ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं वो है अपने A और B। तो 306 इंटू 657 होगा, तो आपका X हो जाएगा 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 होल डिवाइड बाय 9। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें X मिलेगा जो कि हमारा LCM है। इज दिस क्लियर? जी सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर, आसानी से हो गया। हाँ जी सर। तो आप निकालोगे LCM कितना आएगा, तो जो भी सॉल्व करके आंसर आएगा, जैसे इसको 9 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा सर? 9 1 सा, ये देखो कितना हो गया, 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। तो कुल मिला के 306 इंटू 73, 9 7 जा 63, 9 3 जा 27। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये आपका LCM आपको दे देगा। क्लियर है? ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। ये तो बहुत डायरेक्ट हो गया। एग्जाम में कई बार इसको भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बना दिया जाएगा। कैसे हो सकता है? आपको LCM और HCF दे देंगे और जो दो नंबर है उनके बीच में कोई रिश्तेदारी दे देंगे कि ये वाला उसका डबल है, या फिर इतना दोनों के बीच का डिफरेंस है, माइनस करने पे इतना आएगा। तो उस केस में आपको दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ द एक्सरसाइज सेज दैट चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इस टाइप के सवाल थोड़े से थ्योरेटिकल हो जाते हैं, तो बोर्ड्स में आने के चांसेस कम है। पर हाँ, MCQs में आपको यह ध्यान होना चाहिए कि इसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि MCQ में स्टेटमेंट के फॉर्म में स्पेशली असर्शन रीजन वाले एग्जांपल्स क्वेश्चंस में आ सकता है। अब देखो यहां पे डिजिट 0 से एंड करने के लिए प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 होना चाहिए। तो आप रीजन क्या बताओगे? देखो रीजन इसका बहुत सिंपल है कि अगर किसी नंबर को 0 से एंड होना है तो उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। जबकि जब आप 6 की पावर n देखते हो तो उसमें हमेशा फैक्टर्स में 2 और 3 की पावर n आ जाएगा, 5 नहीं आएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये एक यूनिक है तो आप कितनी भी पावर ले लो यूनिकनेस बनी रहेगी, फैक्टर्स वही रहेंगे, बस केवल उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। तो यहां पे आप क्या बोलोगे कि क्योंकि 6 पावर n के फैक्टर्स में 2 और 3 की पावर ही आएगी, 5 नहीं आएगा, तो डिजिट 0 से एंड होने के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 से एंड होने के लिए 2 और 5 का कॉम्बिनेशन लगता है। सबसे छोटा नंबर जिसमें 0 आता है एंड में वो है 10, है ना। 10 वुड एंड विथ 0, बट लेकिन 10 के फैक्टर्स क्या है? 2 और 5। इसके बाद के सारे नंबर्स जिसके एंड में 0 आ रहा है, अगर उनको चेक करेंगे तो उनके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 आएगा ही आएगा। इज दिस क्लियर? जी सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या बोल रहा है। आपको एक्सप्लेन करना है कि ये कंपोजिट नंबर्स क्यों हैं ये श्योर है, लेकिन क्यों है वो आपको एक्सप्लेन करना है। अब आप में से कुछ लोग क्या बोलोगे कि सर इनको हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड करके बता देते,
तो हमारे पास जो नंबर आएगा उसके हम फैक्टर्स निकाल देंगे, प्राइम फैक्टर्स, वो 2 से ज्यादा होंगे तो हम बोल देंगे कि भैया ये कंपोजिट नंबर नहीं है। ये तो छोटे बच्चों के करने का तरीका हो गया, ठीक है। तो अगर आप मान लो यहां पे लेट ए बी इक्वल टू कितना 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब अगर आप देखोगे ए के लिए अगर आप 13 कॉमन ले लेते हो अंदर आएगा 7 इंटू 11 इंटू 1 प्लस 1। मैंने 13 कॉमन लिया है, हमारी पहली टर्म प्लस के पहले, दूसरी टर्म प्लस के बाद, दोनों में से जब मैं 13 कॉमन लूंगा तो कुछ ऐसा नजारा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसका मतलब देखो क्या है, इसका मतलब यह है कि a इज इक्वल टू 13 इंटू सम नंबर, ठीक है, क्लियर है ये। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 13 इज अ फैक्टर ऑफ a, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे यहां पे, अब आप बोलोगे कि इफ यू लुक एट फैक्टर्स ऑफ a 1 13 एंड a आर शॉर्ट फैक्टर्स, कि ये तो होंगे ही होंगे, विच मींस a के 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसका मतलब आप क्या बोलोगे कि ये नंबर क्या है, कंपोजिट है। तो इसके बाद आप क्या लिखोगे, सिंस a हैज मोर देन 2 फैक्टर्स दैट इज 1 एंड इट नंबर इटसेल्फ, मतलब 1 एंड नंबर को छोड़ के उसके अलावा भी और फैक्टर्स हैं, वो भी प्राइम फैक्टर्स, कंपोजिट भी नहीं बोल रहा हूं अभी तुम्हें, कंपोजिट तो और निकलेंगे यहां से, पर प्राइम फैक्टर्स ही उसके 2 से ज्यादा हो गए हैं। तो फिर भैया आप कैसे खुद को कंपोजिट होने से रोकोगे, क्योंकि कंपोजिट का तो नियम ही होता है कि भैया जो प्राइम नहीं है, प्राइम की परिभाषा कहती है कि भैया वो नंबर्स जिनका 1 और नंबर खुद को छोड़ के कोई और फैक्टर ना हो, पर यहां तो हो रहा है 13, इसीलिए ये नंबर प्राइम है। दूसरा वाला जो है आपका, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें 5 कॉमन आएगा, और जैसे ही आप 5 कॉमन लोगे तो वहां पे भी आप क्या बोलोगे कि जो हमारा गिवन नंबर है b, उसमें नंबर इटसेल्फ और 1 को छोड़ के एक तीसरा फैक्टर भी उभर के आ रहा है जो कि है 5, तो देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर। तो हमारा गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स दैट इज 1 नंबर इटसेल्फ एंड 5, एंड देयरफॉर इट इज अ कंपोजिट नंबर फॉर श्योर। चलिए अब यहां पे देखो, एग्जाम में जो आपके बोर्ड्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें बहुत बार 2 या 3 नंबर में वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं, ठीक है। और इन वर्ड प्रॉब्लम में आपको HCF या LCM का कॉन्सेप्ट यूज करके अपना आंसर बताना होता है। बहुत लोग इसको मगअप करके जाते हैं कि ये वाला सवाल आएगा तो मैं HCF निकाल दूंगा, ये वाला सवाल आएगा तो मैं LCM निकाल दूंगा, ठीक है। ऐसे मगअप करने की जरूरत नहीं है। आप जब सवाल को पढ़ेंगे और समझेंगे कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आप अपने आप बता पाएंगे कि यहाँ HCF निकालना है या फिर LCM। बस इतना ध्यान रखना, अगर आपको समझना है तो अगर 2 नंबर्स हैं A और B, तो वो नंबर जो कि इन दोनों को डिवाइड करे वो होता है HCF, और जिसको ये दोनों नंबर्स डिवाइड करें वो होता है LCM, ठीक है। तो या ऐसे भी देख सकते हो, HCF इज द कॉमन नंबर जिससे आप A और B तक पहुंच सकते हैं कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके। LCM इज द कॉमन नंबर जिस तक आप पहुंच सकते हैं A और B में कुछ अलग अलग वैल्यूज मल्टीप्लाई करके, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलिए यहां देखिए क्या कह रहे हैं, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड व्हाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। तो सोनिया और रवि यहां पे क्या कर रहे हैं, उस सर्कुलर पाथ पे ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। सोनिया को लगते हैं 18 मिनट, रवि को लगते हैं 12 मिनट सेम सर्कल को कवर करने के लिए। सपोज बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, अगर दोनों साथ में स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि अगर ये स्पोर्ट्स फील्ड है मान लो एक, ठीक है, और उसके स्टार्टिंग पॉइंट से 2 लोग निकल रहे हैं, एक सोनिया, ठीक है, और एक दूसरा है रवि। अब रवि को लग रहे हैं कितने मिनट, तो भैया रवि को लग रहे हैं 12 मिनट, सोनिया को लग रहे हैं एक ही सर्कल कवर करने में कितने मिनट, 18 मिनट। अब सवाल ये है कि भैया रवि की स्पीड तेज है तभी उसको 12 मिनट लग रहे हैं सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो जब स्पीड तेज है
तो वो जब घूम के आएगा एक राउंड तो वो आगे बढ़ेगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो सोनिया को क्रॉस कर जाएगा। है कि नहीं? ये तो बहुत क्लियर सी अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि रवि तेज चल रहा है, सोनिया धीरे चल रही है और पाथ वही है, तो रवि कभी ना कभी उसको क्रॉस करेगा। ये भैया जानना चाह रहे हैं कि कितनी देर के बाद वो क्रॉस करेगा या वो एक दूसरे से मिलेंगे एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहां देखो सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, ठीक है, और आपके रवि भैया को लग रहे हैं 12 मिनट। ये पूछ रहे हैं कि एक कॉमन पॉइंट, एक कॉमन टाइम कितने मिनट के बाद वो दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ठीक है, आपको वो पॉइंट बताना है जहां पे ये दोनों पहुंचेंगे। ठीक है, ऐसा नंबर, ऐसा आंसर जिस पे ये दोनों पहुंचना चाह रहे हैं। कॉन्सेप्ट को याद करो, एलसीएम वो नंबर होता है जिसको हमारी गिवन संख्याएं पहुंचाना चाहती है मल्टीप्लिकेशन करके किसी ना किसी नंबर से। ठीक है, वो दोनों के लिए कॉमन होता है। तो यहां पे हम निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, आप चाहें तो कुछ लोग यहां पे भी स्टेटमेंट लिखते हैं टू फाइंड द टाइम ड्यूरेशन आफ्टर विच दे वुड मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट वी नीड टू फाइंड द एलसीएम। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो मर्जी आपकी, आपको कैसा बोलना है। चलिए, तो भैया 18 और 12 का एलसीएम निकाला जाएगा। 18 होता है कितना सर? ये होता है 2 इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज 9 2 सा 18। व्हाट इज 12? 12 इज 2 स्क्वायर इंटू 3, दैट इज 4 इंटू 3। ठीक है, चलिए, तो अब इसका एलसीएम अगर आप निकालेंगे तो ये देखो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, दैट इज 36 मिनट। 36 मिनट के बाद दोनों वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। इज दिस क्लियर? जी सर। तब तक रवि के 3 राउंड हो जाएंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। देखो 12 3 36 और सोनिया के 2 राउंड हो जाएंगे। उसके पहले बीच में भी कहीं मिले होंगे, लेकिन वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होगा। इज दिस क्लियर? जी सर। एनी आपत्ति? नो सर। एनी डाउट? नो सर। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। ये सवाल समाप्त हो गया और लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज आपकी, एक तो थ्योरम है, तो इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट आ गया अपने पास, और दूसरा आपको ये 2 थ्योरम यूज करने हैं। इसमें 13.3 को आपको केवल समझना है और ये 1.3 को माफ कीजिएगा, और 1.4 को आप प्रूव करेंगे एग्जाम में। इसका प्रूफ हमने डिटेल में आपको समझाया है, जहां पे हमने एक टॉपिक पढ़ा है जिसका नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स फॉर क्लास 10th। उसकी भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैं असर्शन रीजन की बात कर रहा था, तो उसके भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमने कराए हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब यहां पे देखिए, जो 2 थ्योरम आपको पढ़नी है, एक जिसको आपको केवल समझना है और उपयोग करना है, दूसरी जिसका प्रूफ एग्जाम में बहुत बार आता है। ठीक है, चलिए, अब यहां समझिए थ्योरम 1.4 से हम स्टार्ट करते हैं। पहले 1.3 को समझ लेते हैं, फिर 1.4 पे आएंगे। चलो, 1.3 थ्योरम कहती है कि यदि P एक प्राइम नंबर है, ये हमने थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, यहां पे वापस आ गया है पॉइंट, कि यदि P एक प्राइम नंबर है और P किसी के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है सोच रहे हो, स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो फिर P A को भी डिवाइड करेगा। इसका एक एग्जांपल मैं अपने खुद के घर के परिवार से लाके दे रहा हूं। देखो, मेरा जो घर है उसमें मैं अपने पिताजी से बहुत डरता हूं। ठीक है, इज्जत भी करते हैं और साथ में डर भी लगता है। तो मान लो अगर मैं हूं A, मेरे पिताजी हैं A स्क्वायर, मतलब भाई मेरे पिताजी हैं तो उनकी शक्तियां मुझसे ज्यादा ही हैं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब मेरे पिताजी स्वयं अपनी पत्नी से डरते हैं, जो कि अर्थात मेरी माताजी हैं। ठीक है, तो अगर माई फादर इज स्केर्ड ऑफ माई मदर, ठीक है, एंड आई एम हिज सन, तो ऑब्वियसली आई एम वेरी मच स्केर्ड ऑफ माई मदर, दैट इज वेरी क्लियर। सेम हैपन्स हेयर, यदि P डिवाइड कर रहा है A स्क्वायर को, मतलब जो A का भी स्क्वायर है, इतनी बड़ी मात्रा, इतनी बड़ी संख्या है जो स्क्वायर करने के बाद हुई है, उसको भी डिवाइड कर दिया, तो P बोलेगा भैया A, तू तेरे स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, मतलब आपका जो स्क्वायर है उसको मैंने आसानी से डिवाइड कर दिया, तो आप तो फिर उनका
स्क्वायर रूट है मतलब सिंपल नंबर है, आपको मैं कैसे नहीं डिवाइड करूंगा। ठीक है, ये आपको अंडरस्टैंडिंग में काम आगे जाएगा। अब आ जाते हैं हमारे 1.4 पे, जहां पे ये थ्योरम लगती है और हमारी चीजों को प्रूव करने में काफी हेल्प करती है। अब √2 को इरेशनल प्रूव करना एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो सकता है 3 नंबर के लिए। ठीक है, और एग्जाम में जरूरी नहीं कि √2 ही आएगा, √3, √4, √7 कुछ भी आ सकता है, लेकिन लगभग प्रोसेस वही रहता है, केवल कुछ वैल्यूज चेंज होती हैं। तो अगर मैं यहां पे आपके 10 मिनट लूं और इसका थ्योरम का प्रूफ आपको थोड़ा शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूं तो आई थिंक वो काफी अच्छा होगा आपके लिए। और अगर आपको उसको बोर्ड में लिखना कैसे है वो सीखना है तो उसका सेशन बना हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहां देखिए, √2 को इरेशनल प्रूफ करने की कहानी शुरू होती है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। मतलब आप उल्टी बात करते हैं फिर सीधे रिजल्ट पे पहुंच जाते हैं। ये ठीक वैसा ही है कि आपके टेस्ट में कम नंबर आए और आपके माता पिता ने आपको डांटने की जगह या कुछ बोलने की जगह बोला कि अरे बहुत बढ़िया, चलो पिक्चर देख के आते हैं। ठीक है, अगर ऐसा हो जाए तो सबसे पहले आप अपने माता पिता के सर पे हाथ रख के चेक करेंगे कहीं उन्हें ज्वार तो नहीं आया है, उन्हें कहीं फीवर तो नहीं आ गया है। ठीक है, उसके बाद आप चेक करोगे कि भैया कहीं किसी ने कुछ जादू टोना तो नहीं कर दिया कि मेरे माँ बाप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। उसके बाद फाइनली जाके जब आपको विश्वास होगा तो आपको साथ ही साथ आत्मगिलानी होगी, खुद में सेल्फ गिल्ट आएगा कि यार मैंने ही ढंग से पढ़ाई नहीं की थी, मेरे माँ बाप तो इतने सपोर्टिव हैं। और आप सोचोगे कि नहीं ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा होता है, सेल्फ गिल्ट आने लगता है, तो वो ना आए इसलिए बेहतर है कि पढ़ाई कर लो। तो यहां पे भी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन हम यूज कर रहे हैं, जो ये कहता है कि अगर आपको √2 इरेशनल प्रूफ करने को बोल रहा है, आप कहानी पलट दो, पासा पलट दो कि लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। मतलब बेसिकली हम बुक को बोल रहे हैं कि आप हैं कौन बताने वाले कि ये इरेशनल है, हम तो इसको रैशनल मानेंगे। अब देखो भैया, बुक बनाने वाला व्यक्ति ज्ञानी है, बोला ठीक है मान लो, पर लेकिन पूरी कहानी बताओ, मतलब सारे स्टेप्स फॉलो करके बताओ, खाली लिखने से क्या हो जाएगा। वो √2 भी बोलेगा कि भैया आपने लिख तो दिया कि मैं इरेशनल हूं या मैं रैशनल हूं, पर कैसे। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए तेरे को, और बोलना मेरे भाई। तो √2 से जब पूछा गया कि तेरे को क्या चाहिए, √2 ने बोला अपन को चाहिए फुल इज्जत, मतलब सारे रैशनल नंबर की कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो देखो √2 बोलेगा कि अगर मुझे इज्जत चाहिए तो मेरा एक p/q फॉर्म होना चाहिए, दैट इज a/b। ठीक है, और जिस फॉर्म में मुझे लाया गया है उसके दोनों ही पक्ष होने चाहिए इंटीजर। ठीक है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और क्या होगा, तो सर ये हमारी कंडीशंस हैं इरेशनल नंबर की, सॉरी रैशनल नंबर की, जो कि यहां पे हमने लिखी है मैथमेटिकली। पहले जो आप पढ़ रहे थे रैशनल नंबर, वहां पे आपने केवल डेफिनेशन पढ़ी थी, यहां पे अब आप उसको मैथमेटिकली यूज कर रहे हैं। और तीसरी चीज जो कि मैंने अलग से लिखी थी वो ये कि ए और बी क्या होने चाहिए, ए और बी कोप्राइम होने चाहिए। ठीक है, चलिए अब बोलेगा √2 चल भाई देख तेरी सारी कंडीशन पूरी हो गई, लेकिन अब फिर √2 बोलेगा कि यार मेरे ऊपर ये रूट की टोपी हटा दो, क्योंकि जब तक रूट की टोपी रहेगी लोग मुझे इरेशनल ही मानेंगे। ठीक है, आपकी बात सुन लेते हैं। तो आपने किया यहां पे एक इंपॉर्टेंट फैसला कि हम कर रहे हैं दोनों साइड्स का स्क्वायर। तो आपने लिखा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, इससे क्या हुआ, क्या रिजल्ट मिला आपको। सर रिजल्ट कुछ ऐसा मिलेगा हमें कि √2 का स्क्वायर तो हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर 1, a का स्क्वायर a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर। इसको थोड़ा सॉल्व करने का यदि मैं प्रयास करूं तो मुझे मिलेगा 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखो, अगर इसको मैं और अच्छे से लिखूं तो हम बोलेंगे भैया a स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू b स्क्वायर। अर्थात ए स्क्वायर को जब मैंने 2 से डिवाइड किया, यहां समझना भैया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, हम यहां पे क्या कह रहे हैं कि जब आपने ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया, ठीक है, तो आप यहां पे लिखोगे ए स्क्वायर या 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, आपको कैसे पता, क्योंकि जब आप ए स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो बी स्क्वायर के रूप में एक पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है।
भले ही b की वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, -1 हो, -4 हो, कुछ भी हो, लेकिन जब स्क्वायर करोगे तो एक पॉजिटिव आंसर मिलेगा ही मिलेगा। तो 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। क्लियर है? अब हमने थ्योरम 1.3 में अभी अभी पढ़ा है कि यदि 2 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, 2 पक्का डिवाइड करेगा a को। हम डरत हैं पापा से, पापा डरत है मम्मी से, तो हमको डर लगत है मम्मी से। सिंपल सा लॉजिक कि 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए। ठीक है, अब आप यहां पे क्या बोलोगे, किस वजह से हुआ ये? थ्योरम 1.3। अब यहां पे देखो, जब मैंने लिखा कि 2 डिवाइड्स ए, आपको याद होगा थोड़ी देर पहले जब हम ये पूरा रिवीजन शुरू कर रहे थे, हमने एक और स्टेटमेंट पढ़ा था सबसे पहली स्लाइड में कि अगर कोई नंबर किसी दी हुई संख्या को डिवाइड करता है तो वो नंबर फैक्टर हो जाता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए। अब ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो देखो जो जो चीजें हमने रिवाइज की सब यहां पे अप्लाई हो रही है। हमने ये भी पढ़ा कि थ्योरम के तहत कि ए स्क्वायर अगर डिवाइड होगा किसी नंबर से जो कि प्राइम है तो ए भी डिवाइड होगा उसी नंबर से। हमने ये भी पढ़ा कि भैया जब अगर कोई नंबर किसी गिवन संख्या से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर फैक्टर हो जाएगा डिवाइड होने वाली संख्या का। क्लियर है? ये आपको पहले से पता है। अब एक बात बताओ, ये जो 2 डिवाइड्स ए है ये एक अंग्रेजी का वाक्य है, लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? गणित। तो इस अंग्रेजी के वाक्य को मैं गणित में लिखने की चेष्टा कर रहा हूं। तो अब मैं क्या लिखूंगा आगे कि क्योंकि मैंने लिखा है 2 डिवाइड्स ए, तो अब लिखोगे यहां पे नाउ सिंस 2 नाउ की दोनों में से कोई एक लिख दो कि सिंस 2 डिवाइड्स ए वी गेट a डिवाइड बाय 2 करने पे कुछ ना कुछ आंसर। ये तो बात सच हो जाएगी कि अगर 2 डिवाइड कर रहा है a को तो a को 2 से डिवाइड किए जाने पे कुछ ना कुछ आंसर तो मिलेगा c के रूप में। ठीक है, अब आपने प्रथा रखी थी कि जैसे ही कोई फ्रैक्शन मिलेगा स्क्वायरिंग कर देंगे, तो यहां पे भी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या मिलेगा स्क्वायर करने पे? तो सर a का स्क्वायर a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और c का स्क्वायर c स्क्वायर। अब यहां पे आप एक बात समझिए कि a जो है वो c से जुड़ गया है। ठीक है, जो दूसरा है b वो c का पड़ोसी है। सर ये किसने बताया आपको? भैया अंग्रेजी की वर्णमाला जो है उसमें a b c, तो c का पड़ोसी कौन है? b। तो अगर c a से मिलने जाएगा और अपने निकटतम पड़ोसी से नहीं मिलेगा तो बवाल कटेगा कि नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा सर। तो भैया अगर बवाल कटने से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको सी और बी की दोस्ती उनको भी आपस में मिलवाना पड़ेगा। और वो कहां से होगा? वो इस इक्वेशन से होगा। तो आप यहां पे लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, वी गेट, अब क्या हो गया? अब सी की ए से दोस्ती पहले से ही थी, अपने निकटतम पड़ोसी बी से भी अब सी दोस्ती कर लेगा ए के द्वारा। तो 2b स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब यहां पे देखो 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के बचेगा b स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। मतलब ये इसका सीधा सीधा मतलब क्या निकलता है मेरे भैया? सर इसका सीधा सीधा मतलब यही निकलता है कि b स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है। कहो हाँ कि ना? बिल्कुल सर। तो आप यहां पे निकालोगे देयरफॉर 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। ठीक है ना? ये क्लियर है? बिल्कुल। अब थ्योरम के हिसाब से 2 किसको डिवाइड करेगा? 2 डिवाइड्स b एज वेल। ठीक है, रीजन क्या होगा? थ्योरम 1.3 जो ये कहती है कि किसी नंबर के स्क्वायर को यदि कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो उसके ओरिजिनल नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी b को भी डिवाइड करेगा अगर b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो। अब इसके बाद क्या होगा? फिर से हमने जो स्टेटमेंट पढ़ा था कि यदि कोई संख्या किसी दी हुई संख्या को डिवाइड कर रही है तो वो पक्का फैक्टर भी होगी। तो यहां पे मैं लिखूंगा
कि देयरफॉर, एकदम बढ़िया से मोटे वाले पेन से, कि देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ, देयरफॉर 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अब यहां पे देखो दो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको यहां पे पढ़ने चाहिए। सबसे पहला लिखा है यहां पे नीचे कि भैया 2 इज अ फैक्टर ऑफ ए, दूसरा लिखा है वहां पे 2 इज अ फैक्टर ऑफ बी। तो अगर मैं इन्हीं को ले लूं 2 और 3 के रूप में, ठीक है, 2 और 3 के रूप में, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे? फ्रॉम 2 एंड 3, फ्रॉम 2 एंड 3 वी गेट 2 इज अ, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं कैपिटल में, कॉमन फैक्टर। 2 इज व्हाट? 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ व्हाट? 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी, ऑफ ए एंड बी। मतलब ये कि देयरफॉर ए एंड बी आर NOT, नॉट को प्राइम, ठीक है ना? ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। क्लियर? ए एंड बी आर नॉट को प्राइम मतलब ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, और अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो मतलब ए बाई बी के फॉर्म में होना असंभव है। ए बाई बी के फॉर्म में होना असंभव है तो मतलब √2 का रैशनल नंबर होना असंभव है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे? देयरफॉर √2 इज नॉट एन रैशनल नंबर, या लिखोगे आर assumption was wrong and √2 is not an rational number. Is this clear? और not an rational number के बाद क्या लिखोगे? Which means √2 is an irrational number. ये क्लियर हो गया? ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके समझाने का प्रयास किया कि कैसे √2 को इर्रेशनल प्रूफ किया जाता है। यदि आपको इस चलचित्र का चित्र लेना है तो एक बार देख लीजिए, ठीक है? तो यहां पे आप क्या करोगे? यहां पे आप इसको करोगे अपने पास, अपने दिमाग में सेव, और स्क्रीन हो जाएगी क्लियर। एग्जाम में सवाल कैसा आ सकता है? √2 की जगह √3, √5, √7 हो जाएगा। ठीक यही अप्रोच रहेगी, बस जहां पे √2 है वहां पे √3 हो जाएगा, और उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आप इतने छोटे विद्यार्थी नहीं है कि आपको यह भी बताया जाए कि कैसे वो 3 का 2 का 3 होगा या 2 का 5 होगा। जैसे यहां पे देखो दिया है √5 को इर्रेशनल प्रूफ करो। अच्छा, बहुत बार एग्जाम में देखो क्या होता है, जो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि केवल √2, √5, √3 है, इनको इर्रेशनल प्रूफ करना है, तो ये 3 नंबर का बढ़िया सवाल है। लेकिन अगर सीबीएसई की इच्छा हुई तो वो ऐसे क्वेश्चन भी दे सकते हैं, ठीक है? आप इसमें पता है क्या होता है, ये वाले सवालों में 2 पैटर्न आते हैं, या तो 2 नंबर का या तो 5 नंबर का, ठीक है? 2 नंबर के पैटर्न में वो क्या कर सकते हैं, या तो वो लिख सकते हैं यहां पे आगे कि गिवन दैट √5 इज इर्रेशनल, गिवन दैट √5 इज इर्रेशनल, ठीक है? अगर 2 नंबर का सवाल है और ऐसा कुछ दिया है तो आप इसको आसानी से 2 नंबर में निपटा सकते हैं, बढ़िया सवाल है। पर अगर यही सवाल 5 नंबर में आ जाता है तो फिर आपको ये एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दी जाएगी। तो उस केस में आपको क्या करना है, 5 नंबर के हिसाब से पहले आपने प्रूव करना है कि √5 इर्रेशनल है, फिर आपने इस वाले उस पे आना है। तो वो फिर 2 पार्ट हो जाएंगे उसी एक सवाल के, ठीक है? तो अगर 2 नंबर में आता है तो सीधे सीधे कर देना, अगर 5 नंबर में आता है तो फिर आपको वहां पे √5 को भी इर्रेशनल प्रूफ करना होगा, ताकि आप अपने 5 नंबर को जस्टिफाई कर सकें। क्योंकि अब मैं अभी इसको जब सॉल्व करूंगा सेकंड क्वेश्चन को, तो आप खुद बोलोगे कि सर ये तो 1 नंबर का सवाल है या 1.5 नंबर का सवाल है, 2 भी ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है? चलो यहां देखो, मैं इसको प्रूफ कर रहा हूं ये अज्यूम करके या ये गिवन मान के कि √5 इर्रेशनल है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही √5 को इर्रेशनल प्रूफ करना सिखा दिया है। तो उस पे मैं ध्यान अब नहीं दूंगा, क्योंकि आपको पता है एग्जाम में समय कम बचा है, तो हम यहां पे थोड़ा सा मेहनत बचाएंगे, ठीक है? एक बार हमने √2 की प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, अब हम आसानी से एग्जाम में वैल्यू इंटरचेंज करके कर लेंगे, उसमें कोई खास दिक्कत नहीं आएगी, है ना? तो उस पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं बनाना है। अब यहां समझो 3 + 2 √5, और यही अप्रोच इन सब में लगती है, ठीक है? गिवन दैट √5 इज इर्रेशनल। चलो यहां पे समझो,
यहां पे भी मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन काफी ज्यादा अप्लाई होता है। क्या कहता है मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन? कि आप 3 + 2√5 को रैशनल नंबर बोल दीजिए कि लेट 3 + 2√5 बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, चलिए भाई अज्यूम ही करना है तो कर लो। अब क्योंकि रैशनल नंबर की उपाधि दे दी है अंग्रेजी में, तो वो क्या बोलेगा, नहीं भैया मैं तो गणित का हूं तो मुझे गणित के हिसाब से उपाधि दो। मतलब मुझे गणित के फॉर्मूलाज या गणित के रूप में एक्सप्रेस करो, गणित में जो नियम होते हैं उसके हिसाब से। तो हमने क्या किया, हमने इसको a/b का फॉर्म दे दिया, जहां पे a और b क्या है, a और b इंटीजर हैं, जहां पे b इज नॉट इक्वल टू 0 और a, b को प्राइम है। ठीक है, चलिए ये सारी बातें हमने लिख दी। अब हमने आमतौर पे क्या सीखा है कि सर जो एक जैसे दिखने वाली संख्याएं होती है उन्हें एक तरफ कर दिया जाता है। तो a एंड b भले ही यहां पे a और b है पर वो रिप्रेजेंट तो नंबर्स को कर रहे हैं, है ना। तो क्यों ना हम बाकी बचे हुए नंबर्स को इधर उधर कर दें। तो देखो 3 + 2√5 जो है उसमें से अगर मैं नीचे का 1 हटा दूं, ठीक है, तो लिखने का तरीका होता है, तो सबसे पहले 3 वहां जाएगा, तो आप बोलोगे 2√5 इज इक्वल टू a/b - 3। अब आप लेंगे एलसीएम तो आपको मिलेगा 2√5 इज इक्वल टू a - 3b अपॉन b। करेक्ट, यही होगा क्योंकि दोनों का एलसीएम आएगा b के रूप में, मल्टीप्लाई होगा तो a - 3b अपॉन b। जो 2 बचा है वो क्या होगा, देखो वो जाएगा डिवीजन में, तो √5 इज इक्वल्स टू a - 3b अपॉन 2b हो जाएगा। अब यहां पे आने वाला है इंटरेस्टिंग मोड। ठीक है, क्या इंटरेस्टिंग मोड आने वाला है सर? वो ये कि वी नो दैट √5 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, इज एन, मैं लिख रहा हूं यहां पे कैपिटल IR नंबर, इरैशनल नंबर। ठीक है, हाउएवर एक और अंग्रेजी का अच्छा सा शब्द, हाउएवर a - 3b अपॉन 2b इज अ रैशनल नंबर। क्यों भैया? क्योंकि देखो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है कि a और b क्या है, इंटीजर हैं, तो उनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट और साथ में जो 3 और 2 लिखे वो भी इंटीजर हैं। तो जब आप इंटीजर्स को आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो आपके जो रिजल्ट आते हैं वो रैशनल नंबर्स ही आते हैं। ठीक है, अब क्योंकि एक इरैशनल नंबर, तो आप लिखोगे यहां पे नाउ IR irrational number can never be equal to rational number। ठीक है, ये क्या हो गया, this contradicts our statements। ये क्या कर रहा है, ये हमारे ऊपर के स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि इरैशनल और रैशनल कभी बराबर नहीं हो सकते, लेकिन ऊपर दिख रहा है कि रैशनल और इरैशनल बराबर हो जा रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है दया। तो अगर इन दोनों को हम देखें तो क्या कर रहे हैं, यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे कि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आर स्टेटमेंट, इट देखो यहां पे हम लिखेंगे अच्छे से, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आर स्टेटमेंट या आर अजम्पशन, देयरफॉर 3 + 2√5 इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि ये कहना कि इरैशनल और रैशनल बराबर है निहायती गलत बात हो जाएगी। इरैशनल और रैशनल कभी बराबर नहीं हो सकते, दोनों की परिभाषा ही विपरीत दिशा में चलती है, तो इसलिए यहां पे हमारा अजम्पशन क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये ठीक वैसा ही है कि अगर बुरे की संगत में रहोगे तो कभी ना कभी तो फंसोगे ही फंसोगे। लगभग ऐसी ही अप्रोच हर सवाल में फॉलो की जाएगी, जहां पे आप इरैशनल नंबर को अकेले करने का प्रयास करेंगे, मतलब उसको सेक्लूड करने का प्रयास करेंगे कि तुम एक तरफ हो जाओ, बाकी सारे नंबर जो रैशनल लग रहे हैं वो सारे एक तरफ हो जाएं और फिर हम अपना कोई टिप्पणी करें। क्लियर है ये? अगर 2 नंबर में आए तो देखो 2 नंबर में इतना करना लाजमी है, पर अगर 5 नंबर में आया तो केवल इतना करके आओगे तो क्या टीचर 5 नंबर देगी? नहीं, वहां पे फिर आपको इरैशनल प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा √5 को, तब वो 5 नंबर के बराबर थोड़ा कंटेंट होगा सवाल के जवाब में। क्लियर हो गया?
ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे सारी बात बता दी बिल्कुल खुली किताब की तरह, कैसे सवाल आते हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। आई थिंक यहाँ पे एनसीईआरटी तो आपकी खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं जो कि आपको पढ़ने ही चाहिए, वो हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोगों ने साल भर एग्जाम्पलर छुई नहीं है और अब आपके पास इतना समय है नहीं कि आप एग्जाम्पलर को निपटा सकें। इसलिए हमने क्या किया है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को कोलेट करके आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया है। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि दो पॉजिटिव इंटीजर हैं P एंड Q, जिनको आप एक्सप्रेस कर सकते हैं एज P इज इक्वल टू A इंटू बी स्क्वायर एंड Q इज इक्वल टू A क्यूब B। तो P इज इक्वल टू A इंटू बी स्क्वायर एंड Q इज इक्वल टू A क्यूब B। अब यह कहना है जहां पे A और B को प्राइम है, सॉरी A और B प्राइम नंबर है। अब आपको बताना है इनका एलसीएम। एलसीएम का नियम क्या होता है कि सर जो फैक्टर रिपीट हो रहे हैं उनकी हाईएस्ट पावर उठानी है। तो A में देखेंगे तो पावर 3, B में देखेंगे तो पावर 2, तो आपका आंसर हो जाएगा A क्यूब B स्क्वायर। ये सवाल आपके इस साल के सैंपल पेपर में भी आया है। इसी का एक वर्जन ये है कि एलसीएम नहीं एचसीएफ बता दो। ठीक है, तो बताओ मुझे, भले ही ऑप्शन में नहीं है वो, पर मैं आपको पूछना चाह रहा हूं कि एचसीएफ क्या होगा। सर एचसीएफ जो कॉमन है उसकी लोएस्ट पावर, तो देखो यहां पे A और B, तो आपका एचसीएफ हो जाएगा AB। ठीक है, एलसीएम पूछा तो A क्यूब B स्क्वायर और एचसीएफ पूछा तो A इंटू B आपका आंसर होना चाहिए। इज दिस क्लियर? जी सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्लियर हो गया ये? हाँ जी सर। एक अच्छा एमसीक्यू जो कि एग्जाम्पलर में है और इस साल के सैंपल पेपर में पिक किया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरैशनल नंबर इज। ये भी बहुत अच्छा सवाल है एमसीक्यू के हिसाब से कि एक रैशनल नंबर है जो कि नॉन जीरो है, क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई करने पे जीरो बन जाएगा तो वो रैशनल हो जाएगा। पर अगर एक नॉन जीरो रैशनल नंबर है उसको आप इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका जवाब क्या आएगा? ये ठीक वैसा ही है जब आप एक्सरसाइज 1.3 को देखते हैं तो वहां पे देखो है ना 7√5, तो 7 एक रैशनल नंबर, √5 एक इरैशनल नंबर। तो आपको बताना है कि 7√5 जैसे एग्जाम्पल जो होते हैं जहां पे एक पार्टी रैशनल है दूसरी पार्टी इरैशनल है, ऐसे नंबर्स का क्या फाइनल आंसर आता है? क्या वो रैशनल होते हैं या इरैशनल होते हैं? सर जैसा कि आपने एग्जाम्पल में कहा, वेरी गुड, मेरे एग्जाम्पल मुझे ही बता रहे हो कि जैसे बुरे की संगति से हम भी कभी ना कभी बुरे बन जाते हैं या कोई बुरी लत लग जाती है या कहीं फंस जाते हैं, ठीक वैसे ही इरैशनल नंबर अगर एक बार साथ जुड़ गया, एक बार वो टैग लग गया, ठीक है, तो फिर आप स्वयं पूरे के पूरे उसी टैग के मालिक हो जाते हैं। तो 7√5 भी इरैशनल होगा। तो आप लिखोगे यहां पे ऑलवेज इरैशनल। प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर वुड ऑलवेज बी इरैशनल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्लियर है ये बात? एकदम क्रिस्टल क्लियर। जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पे मैं स्क्रीन साफ कर देता हूं। अब ये बात समझो। इसके बाद हम कह रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, क्या है यहां पे? सूरज वॉज काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10 टू हिज सिस्टर हु इज किंडरगार्टन स्टूडेंट। वेरी गुड। सूरज खुद भी पढ़ रहा है, अपनी छोटी बहन को भी पढ़ा रहा है। ठीक है, सडनली अ क्वेश्चन केम टू हिज माइंड, आर देयर एनी नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10? इफ यस, हाउ टू फाइंड देम? आपको बोल रहा है कि आपको ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। और अगर आपको पता लगाना है तो कैसे पता लगाओगे? ठीक है, चलिए कैसे पता लगाओगे? जो नंबर है जो कि जिसकी यहां पे चर्चा हो रही है, मान लो वो A है, वो क्या होना चाहिए? इट शुड बी डिविजिबल बाय, तो द लीस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। लीस्ट नंबर डिविजिबल, सबसे छोटा नंबर जिसको सारे नंबर्स डिवाइड करें, तो बेसिकली वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एलसीएम। किसका? एलसीएम हो जाएगा 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स का। ठीक है, तो यहां पे देखो 1
2 3 4 5 6 7 8 इन सब से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स लिख देंगे, प्राइम फैक्टर्स 1, ये 2, ये 3, ये भैया 2 स्क्वायर, ये भैया 5 रहेंगे, ये भैया हो जाएंगे 2 इंटू 3, इधर पे केवल 7, इधर पे 2 का क्यूब, इधर पे 3 का स्क्वायर, इधर पे 2 इंटू 5। चलिए एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, तो एक तो 1 से शुरू होगा, 2 की हाईएस्ट पावर है 3 तो वो कवर हो गया, 3 की हाईएस्ट पावर है 2 तो वो कवर हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 कवर हो गया, 5 रह जाएगा तो 5 लिखेंगे हम, ठीक है। 6 कवर हो गया इन दोनों के बीच, 7 रह जाएगा तो वो लिख देंगे, 8 9 कवर हो जाएगा और 10 भी कवर हो गया क्योंकि 2 और 5 दोनों आ गए। तो बस यही होगा हमारा आंसर कि इसका एलसीएम जो है 1 से लेकर 10 तक का, दैट इज 8 इंटू 9 इंटू 7 इंटू 5। आपको बस ये निकालना है। तो देखो 7 9 जा 63, 8 5 जा 40, तो आपको 63 और 40 को मल्टीप्लाई करना है, 0 4 3 जा 12, 2 यहाँ 1 ऊपर, 6 4 24 25, 2520 is the smallest number that is divisible by all the numbers। अपन सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, तो आप देख सकते हैं कि इनमें से जो बचे हुए नंबर्स हैं जो आपके ऑप्शंस में वो ऐसे होंगे जो किसी न किसी से डिवाइड नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल 10 3 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 9 से नहीं होगा, 100 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा, 6 से नहीं होगा। 504 की यदि मैं बात करूं तो वो देखो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा शायद। 9 कितने जा, 9 5 जा 45, 54, 9 6 जा 54, लेकिन क्या ये 7 से डिवाइड होगा? तो 7 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा सर, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14। हाँ यार ये तो 7 से भी डिवाइड हो रहा है, तो फिर क्या 2520 आंसर होगा कि 504 आंसर होगा? ये मुझे सोच के बताओ। आंसर 2520 ही होगा क्योंकि 504 5 से और 10 से डिविजिबल कहां है मेरे लाल? डेसिमल में आएगा आंसर अगर 5 से डिवाइड करोगे तो इसीलिए ऑप्शन डी 2520 बिल्कुल सही आंसर है। उसी को हम अपना अंतिम आंसर मानते हुए इस सवाल को समाप्त करेंगे। क्लियर हो गया? ये कंफ्यूजन क्लियर जो मैं करना चाह रहा था वो हुआ दिमाग में, और क्लियर भी हो गया कि क्यों आंसर नहीं होगा वो। क्योंकि देखो आमतौर पे जब हम चेक करते हैं ना तो हम मुश्किल नंबर से चेक करते हैं, 7 से चेक करते हैं, मे बी अगर आगे जाएंगे तो 11 13 से चेक करते हैं, पर 5 जैसा छोटा नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट, छोटा इन सेंस कि एज कंपेयर टू दीज नंबर्स जिसका 5 पहले आ जाता है ना, तो हम लोग के दिमाग में अक्सर क्या चलता है, अरे 5 तो सबको डिवाइड कर देता है, पर ऐसा नहीं होता है। अब यहां देखो ये सवाल एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको एमसीक्यूज में आ सकता है और जो आपको थोड़ा सा केस स्टडी का भी टेस्ट देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से कि पलक के पास 65 ऑरेंजेस हैं और 117 एप्पल हैं, ठीक है, which she wanted to pack in separate packets in such a way that there would be equal number of oranges or apples in each packet। इनको पैक करना है, ठीक है, बक्सों में, लेकिन कुछ इस प्रकार कि अगर एक बक्से में एप्पल या ऑरेंज है तो आपको पता होगा कि इस बक्से में कितने एप्पल या कितने ऑरेंजेस हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बक्सा रखा है एप्पल का, तो अगर बक्से में 6 एप्पल्स हैं, वो बक्सा एप्पल का है, तो ऑरेंज वाले बक्से में भी 6 ही ऑरेंज होंगे, संख्या सेम रहेगी, ठीक है। she figured out that she needed to find out the HCF for 65 and 117। चलो यहां तो आप लकी थे कि आपको क्या बोल दिया कि HCF निकालना पड़ेगा, पर कभी कभी एग्जाम में ये वाली लाइन दी नहीं होगी, सीधे आपको ही पता लगाना पड़ेगा कि HCF निकालना है या LCM निकालना है। अगेन HCF निकालने की मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं यहां पे कि अगर जो हमारी दी हुई जानकारी है, दी हुई संख्याएं हैं, उनके हिस्से करने हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिवाइड करना है कुछ इस प्रकार कि दो जो हमारी चीजें बताई गई हैं उनमें बराबर संख्या मिलनी चाहिए, तो हम HCF का यूटिलाइजेशन करते हैं, ठीक है। और अगर हमें कोई तीसरी चीज चाहिए जो कि इन दोनों के द्वारा बने, ठीक है, इन दोनों का जिसमें कंट्रीब्यूशन हो, जैसे कि हम वो रेस वाला कर रहे थे दोनों 12-18 मिनट वाले, तो 12-18 मिला के नया टाइम मिलेगा,
तो दोनों का कंट्रीब्यूशन चाहिए, उस केस में आप एलसीएम की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 65 के अगर मैं फैक्टर्स देखूं तो 65 के फैक्टर्स में आता है एक तो 5 और दूसरा 13, जहां तक मुझे पता है। बिल्कुल सर, और 117 को भी यदि मैं देखूं तो आई थिंक इसको हम देखेंगे तो यहां पे 13 के टेबल से डिवाइड होता है ये शायद, है ना, और 9 सा होता है, तो शायद यहां पे हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 13। एक बार करके देखो, 9 या 27, 7 या 2 ऊपर, 9 1 9 10 11, बिल्कुल ठीक है। चलिए तो यहां पे अगर हम देखेंगे तो HCF हो जाएगा 13, लेकिन क्वेश्चन हमसे सीधे सीधे HCF नहीं मांग रहा है, क्वेश्चन ने हमें यहां पे घुमाया है। इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ दिस, ठीक है, मतलब कि इनका HCF इज इक्वल टू 65m माइनस 117 इज इक्वल टू HCF, तो बताइए m की वैल्यू क्या होगी। तो यहां समझिए 65m माइनस 117 है 13 के बराबर, क्योंकि HCF क्या है 13 है। क्योंकि मुझे इन दोनों के फैक्टर्स पता हैं, मैं सबसे पहले यहां 13 कॉमन लूंगा, तो ये हो जाएगा 5m माइनस 9, राइट, क्योंकि 13 5 जा 65 मुझे पता है, 39 जा 117 मुझे ये भी पता है, इज इक्वल टू 13। अब यहां समझिए 13 से 13 कैंसल, केवल 1 बचेगा, तो 5m माइनस 9 इज इक्वल टू 1। बेसिक मैथमेटिक्स की 5m हो जाएगा 1 प्लस 9 के बराबर, तो कुल मिला के आपको मिलेगा 5m इक्वल्स टू 10। इसके आगे की कार्रवाई तो बहुत आसान हो जाती है, m की वैल्यू हो जाएगी 2 के बराबर, 10 डिवाइड बाय 5, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी। तो एमसीक्यू में कभी कभी, खासकर स्टैंडर्ड पेपर में, इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं, और बहुत बार एक ऑप्शन पता है क्या होगा, 13 होगा। जल्दबाजी में व्यक्ति HCF निकाल के 13 को आंसर मार्क करके आगे बढ़ सकता है, तो कृपया अपने सवाल को सावधानी पूर्वक पढ़ें, अंतिम लाइन तक पढ़ें कि निकालना क्या है, उसके बाद आंसर को मार्क करें, अन्यथा आपसे गलती हो जाएगी और टीचर आपको 0 अंक देने पे मजबूर हो जाएगी। क्योंकि भैया ये सवाल ऐसे हैं कि एमसीक्यू में या तो सही जवाब या तो 0, बीच का कोई रास्ता नहीं होता है ना, तो ध्यान रखिएगा। चलिए एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब यहां पे स्टार्ट हो गए हैं। कैन 2 नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM, गिव रीजन। अब ये बहुत अच्छा सवाल है अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, यहां पे समझो, ठीक है। सवाल कह रहा है कि 2 नंबर्स हैं A और B, जिनका HCF है 18 और LCM है 380, पर अब सवाल बनाने वाले का ये मानना है कि उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा है कि HCF 18 होगा और LCM 380 होगा। क्यों, वो तो भगवान जाने, हमें बताना है कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो यहां पे आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बननी चाहिए HCF, LCM और 2 नंबर्स के बारे में। यहां समझिए कि भैया A और B है, ठीक है। HCF क्या होता है सर? HCF वह संख्या होती है जो कि हमारी दी हुई संख्या की सबसे बड़ी कॉमन फैक्टर होती है, और हमने ये पढ़ा है कि फैक्टर हमारी संख्या को डिवाइड करता है, राइट। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि HCF इज अ फैक्टर ऑफ A एंड B। ये तो बहुत क्लियर है, बहुत बेसिक सी बात है, तभी तो वो कॉमन फैक्टर बन रहा है। अगर वो फैक्टर ही नहीं होगा तो कॉमन फैक्टर कैसे बनेगा, राइट। अब आ जाओ LCM वाले सिद्धांत पे। LCM क्या होता है? तो सर LCM वह संख्या होती है जो कि हमारी गिवन संख्या को डिवाइड करती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि हम यहां पे कह रहे हैं कि जो LCM होती है वो वह संख्या होती है जो कि हमारे A और B दोनों से डिवाइड हो जाए। तो मतलब बेसिकली यहां पे आप बोलते हैं कि A एंड B आर फैक्टर्स ऑफ LCM। अब ये समझो, ठीक है, ये समझो कि यहां पे मैं क्या कह रहा हूं। फिर से LCM जो होता है वो वह संख्या होती है जो कि A और B के द्वारा डिवाइड हो जाती है, उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है।
मतलब वो ए के टेबल में भी आता है और बी के टेबल में भी आता है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल का तो यही मतलब हुआ मल्टीपल का, तो है कि नहीं। अब यहां समझो कि HCF क्या होता है, HCF होता है फैक्टर किसका, ए और बी दोनों का, ठीक है। ए और बी दोनों स्वयं क्या होते हैं, वो भी होते हैं फैक्टर किसके, एलसीएम के। तो कुल मिला के क्या यहां पे सीधी सीधी कहानी ये नहीं बनती कि HCF फैक्टर होता है एलसीएम का। भाई आप किसी के फैक्टर हो, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है आप उस बड़ी संख्या के भी फैक्टर बनोगे ही बनोगे भैया, क्योंकि आप किसी के फैक्टर हो। तो ये जो हमारा सवाल है वो इसी सिद्धांत पे बेस्ड है, जिसको मैं अगर सिंपल एक लाइन में आपको समझाऊं तो सिद्धांत कहता है कि HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM। अगर ये हो रहा है तो आप बोलोगे कि हां किन्हीं दो नंबर्स का HCF अगर 18 है तो LCM 380 हो सकता है। अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप बोलोगे कि नहीं भैया यहां तो गड़बड़ है। क्या 18 380 का LCM का फैक्टर है? तो सवाल यह है कि सिंस, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, सिंस 18 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 380। आई थिंक नहीं है, एक बार चेक करो, डिवाइड करके देखो, क्या 18 380 को पूर्णतः डिवाइड कर रहा है? 380 आता है 19 इंटू 20 करने पे, 19 का डबल करोगे 38 आएगा, और एक जीरो है तो इंटू 20 करना पड़ेगा, तो वहां 18 का तो कोई रोल ही नहीं है। सिंस 18 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 380, इज नॉट अ आना चाहिए तो अ भी लिख देते हैं, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, देखो अब अंग्रेजी मेरी कितनी खराब है, ए लगना कहां है, मैं लगा कर रहा हूं, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 380, देयरफॉर टू numbers cannot have 318 as HCF, 18 as HCF and 380 as LCM। ये क्लियर हो गया? हाँ जी सर। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ गया आपको पूरा गणित यहाँ पे? जी सर। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक जादुई बटन दबाएंगे जिससे स्क्रीन हो जाएगी क्लियर, एंड वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो 6th क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर में है अपना ये सवाल, जो हमें बोल रहा है कि √2 प्लस √3 को आप इरेशनल प्रूव कीजिए। काफी अच्छा सवाल हो जाता है, क्योंकि देखो अब इंसान में इसको लगता है कि या तो मैं √2 को अलग से इरेशनल प्रूफ करूं, फिर √3 को अलग से करूं, फिर दोनों के जो समागम हो जाएगा, दोनों का जो एडिशन हो जाएगा उसको इरेशनल घोषित कर दूं। पर ये अप्रोच थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, मतलब समझ रहे हो, पूरे के पूरे √2 को इरेशनल प्रूफ करना, फिर पूरे के पूरे √3 को इरेशनल प्रूफ करना, फिर दोनों का समागम करवाना, काफी मुश्किल काम हो जाएगा। तो उससे बेटर क्या कर सकते हैं हम, देखो यहाँ पे अब इस सवाल में थोड़ी अप्रोच अपनी यूनिक रहेगी। सबसे पहले तो ये तो हो गई कि हम इसको रैशनल मान लें कि लेट √2 प्लस √3 बी अ रैशनल नंबर। अब फिर वही बात, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, और ये तो आपने अंग्रेजी में लिख दिया भैया, गणित है, गणित की भाषा में लिखो, तब √2 और √3 मानेंगे अपनी बात, ठीक है। तो हमने यहां पे लिखा √2 प्लस √3 इज इक्वल टू a/b, ठीक है। ये हमेशा होता है जहां पे क्या होगा सर, जहां पे ये होगा कि a और b है इंटीजर फैमिली का हिस्सा, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे कि a जो b है इट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये कुछ बेसिक कंडीशंस हैं, और a और b को कोप्राइम होना पड़ेगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो √2 प्लस √3 दोनों साथ में, दोनों इरेशनल है, थोड़ी समस्या विकट हो जाती है। हम क्या कर सकते हैं, मे बी हम ऐसा कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये √2 को यहीं रखा आपने, और इसको आपने लिखा a/b माइनस √3, थोड़ा अलग अलग कर दो। क्या है, जब दो इरेशनल साथ में हो जाएंगे ना, √2 √3, हमारे लिए समस्या थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। अलग अलग कर देंगे तो डील करना शायद थोड़ा आसान हो जाए। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, √2 इज इक्वल टू a माइनस √3b, या ऐसे लिख सकते हैं b √3
अपॉन बी कर सकते हैं। ये हमने क्या किया, ये हमने ले लिया एलसीएम। अब हम बी को यहां भेज रहे हैं, तो बी रूट टू इज इक्वल टू ए माइनस रूट थ्री। अब क्योंकि दोनों जगह रूट है तो थोड़ा सा निजात पाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे कर रहा हूं एक इंपॉर्टेंट स्टेप जिसको हम कहते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, और मैं ये ऐसा मतलब मेरी आशा है कि इससे होगा क्या, दोनों साइड्स के रूट शायद टैकल हो जाए और हमारे लिए कुछ आसानी हो जाए। ठीक है, चलिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी इसी एक्सपेक्टेशन के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि हमारा काम यहां पे हो जाएगा। तो जब मैंने रूट दोनों को स्क्वायर कर दिया तो मुझे मिलेगा क्या, तो सर यहां पे अगर आप देखेंगे आपको मिलेगा बी स्क्वायर इंटू टू। क्यों भैया, क्योंकि सर रूट टू का स्क्वायर करते हैं तो टू हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। इस तरफ हो जाएगा a माइनस रूट थ्री का होल स्क्वायर। आप समझ रहे हो, देखो एक बार मैं काम करता हूं, लिख के दिखाता हूं आपको। क्या है कि कई बार हर एक स्टेप को ना बताने से कंफ्यूजन बढ़ जाता है। तो ये हमने किया इस तरफ वाले का स्क्वायर, और इधर हो गया a माइनस रूट थ्री का स्क्वायर। अब ठीक है ना जी, तो देखो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इंटू टू इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू ए रूट थ्री, माइनस टू ए रूट थ्री। ये क्या किया आपने सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी के तहत इसको सॉल्व किया हमने। यहां पे हो गया टू बी स्क्वायर, यहां पे हो गया ए स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू ए बी, ऐसा कुछ होगा जी सर। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप चाहें तो सारे जो स्क्वायर वाले टर्म्स हैं उनको एक तरफ ले सकते हैं, और जो नॉन स्क्वायर टर्म्स हैं उनको एक तरफ रख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहां देखिए आपने लिखा टू ए रूट थ्री इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू बी स्क्वायर, ऐसा कुछ लिख लें। ठीक है, अब अगर मैं 2a को नीचे ले जाऊं तो रूट थ्री इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन हो जाएगा यहां पे 2a। तो कुल मिला के हुआ क्या है, अब एक तरफ एक इरेशनल नंबर आ गया है, दूसरी तरफ आ गया है एक रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, जिसमें ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है और बहुत सारे टर्म्स हैं। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, अब आप ये कर सकते हो भैया कि यहां पे आप अपना एक कंक्लूजन दे सकते हो कि वी नो दैट, हमें पता है कि रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर, रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर। और इसके बाद मैं दूसरा जो यहां पे कंक्लूजन दे रहा हूं वो ये दे रहा हूं कि हाउएवर मतलब उसके विपरीत बात कर रहा हूं मैं, कुछ उलट बात कर रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस थ्री माइनस टू बी स्क्वायर अपॉन टू ए इज रैशनल नंबर। ठीक है, अब सर आपको कैसे पता, तो देखो तीन, दो और दो, ये तो सारे हो गए अपने नंबर्स। ए और बी को आपने पहले ही इंटीजर फैमिली से घोषित कर दिया है, तो इंटीजर्स के मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन से मिलने वाले नंबर्स आपको रैशनल नंबर्स के रूप में ही मिलते हैं। तो इसमें कुछ भी इरैशनल होने का कोई भी प्रमाण नहीं मिल रहा है। ठीक है, और ये आप बोलोगे अब नाउ कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, देखो यहां पे जो हमें पता है, हमें सिर्फ अप्लाई करनी है, तो हमने लिखा है यहां पे एंड इरैशनल नंबर कैन नेवर बी इक्वल टू अ रैशनल नंबर, क्योंकि दोनों की डेफिनेशन ही विपरीत है भाई। वो पूरब है, वो पश्चिम है, वो उत्तर है, वो दक्षिण है, तो बराबर कैसे हो सकते हैं। तो यहां पे एक रैशनल एक्सप्रेशन का किसी इरैशनल एक्सप्रेशन के बराबर आ जाना थोड़ा सा असंभव सा कार्य लग रहा है कि ये तो इम्पॉसिबल है, इसमें कुछ गलत है तभी ये हो रहा है। ठीक है, तो यहीं पे हम बोलेंगे देयरफॉर आर अजम्पशन, जिसको हम अभी यहां पे एक लाइन खींच देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, आर अजम्पशन वॉज रॉन्ग। मतलब ये कि भैया रूट टू प्लस रूट थ्री
इज एन इरेशनल नंबर। इज दिस क्लियर? जी सर। तो हमारी अप्रोच क्या थी? हमारी अप्रोच बहुत सिंपल थी कि √2 प्लस √3 को आपने यूज किया, या पहले मान लिया कि वो रैशनल है, उसके बाद फिर उसको रैशनलिटी की जो भी हमारी कैलकुलेशन है उसके थ्रू लेके गए हम, जहां पे हम एक ऐसे मुकाम पे आके फंस गए कि भैया केवल अकेला √3 बच गया। तो फिर उस केस में क्या कर सकते हैं आप? उस केस में आप फिर √3 को रैशनल है ये आपको पता है, दूसरे वाले को आपको रैशनल बताना है, दोनों को एक दूसरे के बराबर ना बोलकर हम अपने कंक्लूजन को यहां पे स्थापित करेंगे कि भैया हम गलत थे और असल में हमारा अजम्पशन रॉन्ग था। ठीक है, गलती मानने से कोई गलत नहीं हो जाता, छोटा नहीं हो जाता, यही इस सवाल का मॉरल स्टोरी है। वाह सर, गणित के साथ साथ मॉरल स्टोरीज भी कभी कभी चलता है यार। चलो क्लियर हो गया, ये कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी समझ में आ गया। हाँ जी सर, तो ऐसे कुछ विचित्र केस एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जो अप्रोच लेके चलते हो वही चलना है। बस एक बात का ध्यान रखना है कि एक ऐसे मुकाम पे हमें पहुंचना है सवाल को सॉल्व करते करते जहां पे एक रैशनल नंबर, सारे रैशनल नंबर एक तरफ हो जाए और इरैशनल एक यूनिट एक तरफ हो जाए, वो भी फेमिलियर वन। जैसे √3 को आप जानते हैं कि वो इरैशनल है, ठीक है पहले से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये टेक्स्ट बुक में ऐसे ही दिया है कि यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में क्योंकि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम नहीं है तो हम उस पार्ट को इग्नोर करते हुए हमारे सवाल को यहां से शुरू करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमारे लिए ये तो इंपॉर्टेंट है, ये हो सकता है। ठीक है, चलिए अगर हम ये बात हटा दें कि आपको एल्गोरिथम यूज नहीं करनी क्योंकि आपके सिलेबस के बाहर है, हम सवाल शुरू करेंगे यहां से। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 1251, 9377 एंड 15628 लीविंग रिमाइंडर्स 1, 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। अब यहां समझना, ये जो रिमाइंडर वाली बात है ये आपने बहुत बचपन में पढ़ी है, और कहां पढ़ा है? सबसे पहले रिमाइंडर्स के बारे में जरा मुझे एक बार बताओ। तो सर हमने बचपन में पढ़ा है कि डिविडेंड इज इक्वल टू, डिविडेंड इज ऑलवेज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब यहां देखो, आपको यहां पे क्या दिखाना है? आपको यहां बताना है लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर, मान लो जो लार्जेस्ट नंबर है उसको मैं x बोल रहा हूं। ठीक है, अब ये तीनों के लिए सेम होगा, तो अगर मैं इस पूरी जानकारी को यहां इस स्टेटमेंट में डालूं, हमारे फेमिलियर वाले स्टेटमेंट में जिसको हम बचपन से देखते समझते पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें यहां पे कुछ चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, देखिए चलिए, सबसे पहली बात हमने लिखा 1251 इज इक्वल टू x इंटू Q1 यानी क्वेश्चन 1 प्लस 1, यही होगा जी। दूसरा वाला हो जाएगा 9377 इज इक्वल टू x इंटू Q2 प्लस 2, राइट, क्योंकि रिमाइंडर कितना छूट रहा है? 2। तीसरे केस में 15628 इज इक्वल टू x इंटू Q3 प्लस 3, राइट। अब देखो यहां पे जब भी हमें कोई अननोन क्वांटिटी निकालनी होती है तो हम बाकी सारी चीजों को दूसरे पक्ष के पास भेज देते हैं जो कि एक जैसे दिखते हैं। ठीक है, तो यहां पे मेरा जो मतलब अंदर का जो मैथमेटिशियन है, जिसको मैथमेटिक्स आती है थोड़ी बहुत, आपको भी मुझे भी, हम सब बेसिकली मैथमेटिशियन ही हैं। कुछ बड़े लेवल के हो गए जो हमारे बड़े प्रोफेसर होते हैं, अपन लोग थोड़े नॉर्मल लेवल के। चलो, तो अपने अंदर का जो मैथमेटिशियन है वो क्या कहता है कि सर ये जो यहाँ पे प्लस 1 2 3 है इसको इधर भेज दो, माइनस कर दो, थोड़ा टंटा खत्म हो जाएगा। चलिए आपकी बात मान लेते हैं। तो जब हमने ये किया तो 1251 माइनस 1 हो जाएगा, इधर पे 9377 माइनस 2 हो जाएगा, इतने हो जाएगा 15628 माइनस 3। ठीक है, इज इक्वल टू x इंटू Q1 इज इक्वल टू x इंटू Q2 एंड इक्वल टू x इंटू Q3। अब माइनस करने के बाद क्या होगा? देखो, माइनस करने के बाद मुझे ऐसे 3 नंबर्स मिलेंगे। कौन कौन से? एक 1250, दूसरा 9375 एंड तीसरा 15625। इन तीनों को अगर मैं मैथमेटिकली आगे कंटिन्यू करूं
तो ये देखो कितना हो जाएगा x इंटू Q2 और ये हो जाएगा x इंटू Q3। अच्छा एक बात बताओ, किसी नंबर को किसी दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन के रूप में एक्सप्रेस करना, इसे हम गणित में क्या कहते हैं? इसे हम गणित में क्या कहते हैं? इसे हम गणित में कहते हैं फैक्टराइज करना। क्या कहते हैं? फैक्टराइज करना। ठीक है, अब ये कह रहे हैं, अब ध्यान से सुनना, फिर से बोल रहा हूं मैं, किसी नंबर को किन्हीं दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में एक्सप्रेस करना। जैसे मैंने 21 को लिखा 7 इंटू 3, तो मैंने 21 को क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। अब यहां पे हमें x पता लगाना है विच इज द लार्जेस्ट नंबर। ठीक है, तो बेसिकली फैक्टराइज करना है टू गेट द लार्जेस्ट फैक्टर। ठीक है, विच इज कॉमन इन ऑल थ्री। ठीक है, तो विच इज कॉमन इन ऑल थ्री। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लार्जेस्ट को हम एक भाषा में अंग्रेजी में ही हाईएस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो हाईएस्ट होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए तीनों में, और फैक्टर होना चाहिए। तो बेसिकली यहां पे हमें क्या निकालना पड़ेगा? इन तीनों नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सवाल सीधे सीधे नहीं बोल रहा है कि HCF निकालो, हमें यहां तक पहुंचना पड़ेगा। तो वो जो x वाली क्वांटिटी है वो बेसिकली क्या है? तो जो x वाली क्वांटिटी है वो तीनों में कॉमन है, लार्जेस्ट है, हाईएस्ट है, और उसका एक फैक्टर है। तो हमें बेसिकली इन तीन नंबर्स का HCF निकालना पड़ेगा। अब यहां एक बात समझना, डायरेक्टली हमें तीन नंबर्स नहीं दिए थे, पहले हमने रिमाइंडर्स को माइनस किया, उसके बाद HCF निकाला। ये पूरा आपको पैटर्न समझ में आ गया जी? तो चलिए, हमारी कुल मिला के अब मेहनत कहां लगनी है? अब हमारी मेहनत लगनी है इस बात पे कि हम कैसे 1250, उसके बाद फिर 9375 और 15625 का के फैक्टर्स निकालते हैं। किसके? 15625 के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं। चलिए सबसे पहले 1250 की बात करते हैं जरा रफ वर्क में। तो 1250 यहां पे हम करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 6 और ये 25 इज व्हाट? ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर बेसिकली, है ना? 25 का स्क्वायर होता है 625। तो कुल मिला के यहां पे मैं अगर लिखूं तो 1 2 25 स्वयं 5 पावर 2 होता है, तो बेसिकली ये हो जाएगा 2 इंटू 5 पावर 4। क्यों भैया? क्योंकि 5 पावर 4 इज 625, दैट इज 5 के स्क्वायर का होल स्क्वायर। जो 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 5 पावर 4 हो गया। ठीक है, 9375 की अगर हम बात करेंगे तो इसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले ये सोचो, क्या ये 3 से डिविजिबल है? सर लग तो रहा है, तो करके देखो। यहां पे हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, यहां पे आप करोगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 3125 क्या ये भी डिविजिबल है? 5 और 5 नहीं, ये 5 से जाएगा फिर, है ना? तो 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। तो यहां देखो कितना हो गया, यहां हो गया 3 इंटू 5 पावर 5। 625 क्या है? 625 है 5 पावर 4, एक एक्स्ट्रा आ गया 5 पावर 5 और एक 3 हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये हमने यहां पे समाप्त कर दिया। अब बचा 15625। इसको हम सबसे पहले किससे डिवाइड करें? देखो 3 से जा रहा है क्या? बिल्कुल जा रहा है। 3 5 जा 15, एक बार चेक करते हैं। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6 ना, तो ये 5 से ही जाएगा सीधे। ठीक है, तो 5 से जाएगा तो ये हो जाएगा कितना सर? 5 3 जा 15, बिल्कुल ठीक कहा आपने। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और ये 5 1 जा 5। अब ये कितना है सर? 3125 5 पावर 5 है, उसमें एक और कर दो तो ये हो जाएगा 5 पावर 6। क्लियर है जी सर? अब यहां समझिए, आपको निकालना है हाईएस्ट नंबर, लार्जेस्ट। तो कितना हो जाएगा? तो सर x की वैल्यू हो जाएगी, या जो लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा वो हो जाएगा इन तीनों में कॉमन फैक्टर। तो लार्जेस्ट नंबर वुड बी कॉमन फैक्टर, यदि मैं देखूं तो वो हो जाएगा 5 पावर 4, दैट इज 625। अब मैं हमारे तीन जो गिवन नंबर्स थे उनको जब भी 625 से डिवाइड करूंगा,
मेरे पास पक्का रिमाइंडर 1, 2 और 3 ही आएगा, क्योंकि मैंने उसको पहले ही एडजस्ट करवा दिया है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे कहानी, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। लार्जेस्ट नंबर कितना आया? 5 पावर 4 आया, विच इज 625। यही हमारा आंसर है, इजीली डुएबल है। स्क्रीन क्लियर होगी, बस आपको पूरी यहाँ पे समझ में आ गई कैसे पूरी कहानी बनी, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखो अब क्या बोल रहा है। ऑन अ मॉर्निंग वॉक, क्या हुआ, एक मॉर्निंग वॉक पे कोई इंसान वॉक करने गए, 3 लोग साथ में वॉक करने गए, ठीक है, एंड देयर स्टेप्स मेजर 40, 42 एंड 45। ठीक है, तो उनके स्टेप्स का कितना है दूरी? 40, 42 एंड 45 रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? ठीक है, देखो यहां पे अब कैसे वर्ड्स को पकड़ना है। सबसे पहली बात तो मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। मिनिमम डिस्टेंस मतलब आप कह सकते हो लीस्ट डिस्टेंस, ठीक है, या लोवेस्ट कह सकते हो, जो सबके पास होगा, ठीक है। उसके बाद हर एक को वॉक करना है। तो देखो यहां पे ये 3 लोग हैं, ठीक है, पर्सन 1, पर्सन 2 एंड पर्सन 3। कितना लेना है भाई? ये सर ये 40 सेंटीमीटर, इन भैया का है 42 और इन भैया का है 45, ठीक है। अब ये कह रहे हैं देखो सेम डिस्टेंस, तो तीनों को एक सेम डिस्टेंस वैल्यू पे पहुंचना है, ठीक है। अब यहां समझो, लेकिन कंप्लीट स्टेप्स में अब 40 सेंटीमीटर वाला अगर 100 स्टेप चलेगा तो जितना डिस्टेंस कवर होगा वो x के बराबर होना चाहिए, ठीक है। 42 वाला मान लो जो भी स्टेप्स चलेगा मल्टीप्लाई करने पे भैया एक स्टेप में इतनी दूरी, इतने स्टेप्स चला वो, तो इस वैल्यू तक पहुंचना चाहिए। 45 वाला भी सेम करना चाहिए। तो आप समझ रहे हो, जो हमारा डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस, वो इन तीनों नंबर का क्या होना चाहिए? इन तीनों नंबर का होना चाहिए कॉमन मल्टीपल, और उसमें भी उसने क्या बोल दिया? सबसे मिनिमम। तो कॉमन मल्टीपल वो भी सबसे मिनिमम। बेसिकली आपको यहां पे क्या कहना है? लोवेस्ट या लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जो भी आप कहते हैं एलसीएम का फुल फॉर्म, वो आपको निकालना है। तो देखो है ये वर्ड प्रॉब्लम, पर यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, वेदर एलसीएम और एचसीएफ, वो समझ पाना आपके लिए बहुत जरूरी, क्योंकि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट तो वही हो जाता है ना। तो यहां पे आप क्या निकालोगे? आप लिखोगे टू फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड LCM of 40, 42 and 45 सेंटीमीटर। इज दिस क्लियर? जी सर। चलिए, तो यहां पे आपने एक ऐसा स्टेटमेंट लिख के क्लियरली अपने टीचर को बता दिया कि मुझे एलसीएम निकालना है इस सवाल में, मतलब आपको ये पता है कि सवाल में एलसीएम निकाला जाएगा। चलिए, अब नंबर्स कौन कौन से हैं सर? 40, 42 एंड 45। चलो फैक्टर्स चेक करो। दिस इज 8 5s are basically 2 cube into 5. 42 is 6 7s, that is 2 into 3 into 7, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या है? 45 है ना, 45 is 9 5s, that is 3 square into 5। चलिए, तो आपका एलसीएम आ जाएगा यहां पे, अगर आप देखेंगे क्लियरली 2 पावर 3 आएगा, फिर 3 पावर 2 आएगा, एक 5 आएगा और एक 7 आएगा। और कुछ है क्या? देखो 2 पावर 3 में ये दोनों कवर हो गए, 3 स्क्वायर में ये दोनों कवर हो गए, 5 में ये दोनों कवर हो गए, 7 अकेला था तो वो भी आएगा ही आएगा। चलिए, तो आपका एलसीएम आया यहां पे 2 क्यूब इज 8, 3 स्क्वायर इज 9 इंटू 5 इंटू 7। मल्टीप्लीकेशन करना है बस आपको। तो देखो 8 पंजे 40, 7 9 63 हो गया। आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे 4 3 12, ये 0 का 0 मल्टीप्लाई करने पे 4 3 12, 1 कैरी 6 4 24 25, 2520 सेंटीमीटर, विच इज लगभग 25 मीटर 20 सेंटीमीटर, क्योंकि डिवाइड बाय 100 करोगे
तो लगभग कितना चलना पड़ेगा मिनिमम डिस्टेंस? तो आपका मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा कितना सर? मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा आपका 2520 सेंटीमीटर। अगर आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं मीटर में तो डिवाइड बाय 100 कर दो, तो 25.2 मीटर चलेंगे, तब मिनिमम सेम डिस्टेंस कवर होगा। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई आपत्ति तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया, बात समझ में आ गई। एलसीएम क्यों निकाला वो पूरा फंडा समझ में आ गया जी। अब एग्जाम में आपको जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे वर्ड प्रॉब्लम 2 या 3 नंबर के आ सकते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन यही होगा कि हमें एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। ठीक है, यूजुअली सवाल में ऐसे वर्ड लिखे होते हैं मिनिमम, मैक्सिमम या लोएस्ट या हाईएस्ट, तो उससे भी काफी लोग जज कर पाते हैं कि एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है। ठीक है, लेकिन ये वाला जो तरीका उसको अपन थोड़ा सा वो मानते हैं कि 100% श्योर नहीं हो सकते आप, क्योंकि कई बार क्या होता है लिखा कुछ और होता है, उसका मतलब कुछ और होता है। तो कृपया सवाल पूरा पढ़ें और शब्दों के जाल में न फंसते हुए कॉन्सेप्चुअली सोचे कि मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे और बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में कवर किए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। अगर आपने सॉल्व नहीं किए तो जाके सॉल्व कीजिए, अभी भी बहुत टाइम है आपके पास, अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, चलिए। और हाँ, हमने 2 मार्क वाले क्वेश्चंस की भी सीरीज बनाई है इस चैप्टर की, उसमें भी आपको काफी सारे वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त एंड हम आ जाते हैं सेशन के एंड की तरफ। अब ऐसे और सेशंस देखने के लिए और बहुत अच्छे से पढ़ाई करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं हमारी वेबसाइट और ऐप को रेगुलरली चेक कीजिए। यहाँ पे मिलने वाला सारा कंटेंट निःशुल्क है और आपकी सहायता के लिए आपके एग्जाम की रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया जाता है। इनके माध्यम से आप आसानी से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इसके अलावा आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जहां पे मिलता है आपको बहुत सारा फन लर्न कंटेंट। हमारे सारे वर्टिकल्स आपको सतत हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे, इस बात की गारंटी हमारी है। आप बस अच्छे से मेहनत करके अपने एग्जाम में से अच्छा परफॉर्म कीजिए और बहुत सारा सक्सेस प्राप्त कीजिए। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते।